अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे उन सभी एग्रीमेंट्स के बारे में जो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बनाए गए। तो पहला अग्रीमेंट था अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब हो क्या रहा था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे जैसे कि दालें, कनक, टी, कॉफी, इनकी जो मार्केट थी, इंटरनेशनल मार्केट जो थी, वो इतनी स्टैब्लिश नहीं थी, इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं थी। तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने 3 पिलर्स बनाए। सबसे पहला पिलर था मार्केट असेस, यानी कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट तक पहुंचना चाहिए। क्या हो रहा था, इंपोर्ट के ऊपर कोटा बनाए हुए थे, ठीक है, कि सिर्फ इतना ही प्रोडक्ट जो है वो आपका आ सकता है। तो उन्होंने बोला कि आप इंपोर्ट कोटा को खत्म करो, उसकी जगह पे आप टैक्स लगाओ, टैरिफ लगाओ, ठीक है, ताकि एक तो इनकम जनरेट होगी और ऊपर से हर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट तक पहुंचेगा। नेक्स्ट है डोमेस्टिक सपोर्ट। अब हर एक सरकार अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो है वो अलग अलग पॉलिसीज बनाती। तो उन्होंने बोला कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को खराब ना करें, उसे बढ़ाएं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट सब्सिडीज। अब क्या हो रहा था, सरकार जो थी, हर एक सरकार जो थी, एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी देती, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी देती। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मान लेते हैं गेहूं, ठीक है, अब सब्सिडी देती तो गेहूं का जो रेट था वो कम हो जाता, ठीक। तो उन्होंने बोला कि इस तरह से भर भर की सब्सिडी देने की बजाय ऐसा हो कि गेहूं की जो सही वैल्यू है वो आपको मिले। और सही वैल्यू तभी मिलेगी जब आपकी मार्केट कॉम्पिटिटिव होगी, और मार्केट कॉम्पिटिटिव तब होगी जब गेहूं जो है वो अपने सही कीमत पर बिकेगा, सही उसकी प्राइस पर बिकेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट सब्सिडीज देनी कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सैनिटरी एंड अग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। तो सैनिटरी का यहाँ मतलब है ह्यूमन और एनिमल हेल्थ, ठीक, और फाइटोसैनिटरी का मतलब है प्लांट हेल्थ यानी कि एनवायरनमेंट। तो इंटरनेशनल ट्रेड करते टाइम ह्यूमन, एनिमल, प्लांट हेल्थ यानी कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। और हर एक कंट्री अपनी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए रूल्स और स्टैंडर्ड्स जो है बना सकती है, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स जो है इस अग्रीमेंट के यानी कि WTO के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। और वो जो रूल्स और स्टैंडर्ड्स हैं वो साइंटिफिक होने चाहिए, साइंटिफिक और लॉजिकल होने चाहिए। यानी कि ऐसा आप अपनी मर्जी से कोई रूल नहीं बना सकते जिसकी वजह से सिर्फ जो ट्रेड है उसमें रुकावट आ रही है। नेक्स्ट है अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। टेक्सटाइल, फैक्ट्री में बनने वाले कपड़े को टेक्सटाइल कहा जाता है। तो पहले क्या था, MFA था, मल्टी फाइबर अग्रीमेंट, मल्टी फाइबर अग्रीमेंट, जिसमें कि कपड़े के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कोटा था। तो इसको हटाया गया, उसकी जगह पे आया अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, और उसके ऊपर जितना भी कोटा था उन्हें खत्म किया गया और फ्रीली ट्रेड जो है उसे अपनाया गया। नेक्स्ट है अग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। अब ये जो अग्रीमेंट है ये टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसीजर से। जैसे कि ISI मार्क लगाया जाता है हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर। तो इस तरह से हर एक कंट्री अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए स्टैंडर्ड्स बना सकती है, ठीक है। जिस तरह से ISI मार्क जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की इंश्योर करता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ये बिल्कुल सेफ है, ये अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन उन्होंने बोला कि जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट ना हो, ठीक। और दूसरा, ये स्टैंडर्ड्स जो है वो फिर से लॉजिकल होने चाहिए, साइंटिफिक होने चाहिए, ऐसे ना हो जिसकी वजह से सिर्फ ट्रेड जो है वो खराब हो रहा है। तो ये अग्रीमेंट्स थे। इसके बाद नेक्स्ट अग्रीमेंट है ट्रिम्स। हम सभी ने सुना है ट्रिम्स के बारे में। नेक्स्ट है ट्रिम्स, यानी कि ट्रेड रिलेटेड aspects of investment measures। तो यहाँ पर कहा गया कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकती है और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, और कोई भी कंट्री ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती जो इस अग्रीमेंट के अगेंस्ट हो। और उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी,
पहली थी लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, जिन्हें हटाया गया, इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो उसे उस कंट्री का कुछ सामान भी खरीदना पड़ेगा। अगर कंट्री बी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है तो पहले उस कंट्री का सामान खरीदना पड़ेगा, जो एक मजबूरी थी, एक रुकावट थी, और इसे हटाया गया। दूसरी रिस्ट्रिक्शन थी ट्रेड बैलेंस रिक्वायरमेंट, जहां पर कहा गया कि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल होना चाहिए, यानी कि जितना आपका इंपोर्ट है उतना ही आपका एक्सपोर्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और ये भी एक रेस्ट्रिक्शन थी, इसे भी हटा दिया गया इस अग्रीमेंट में। उसके बाद है आपका ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड aspects of intellectual properties। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जब आप अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से, अपनी बुद्धि से, यानी अपने इंटेलेक्ट से किसी चीज को बनाते हो, तो उस चीज को कॉपी कोई ना कर ले उस चीज को कॉपी, और आपका हक आपको ही मिले, उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हर एक कंट्री क्या था यहाँ पर, हर एक कंट्री जो है उनके अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे। तो उन्होंने बोला इस अग्रीमेंट में स्टैंडर्ड्स दिए गए और वो सभी कंट्रीज को मानने जरूरी थे, ताकि जो ट्रेड है वो स्मूथली चल पाए, स्मूथली चल पाए। ठीक है। और इस अग्रीमेंट में 7 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को कवर किया गया, 7, जिसमें से पहली थी कॉपीराइट, ठीक, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, लेआउट डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, सेवंथ थी अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन। तो इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें स्टैंडर्ड्स बनाए गए, अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसके बाद है एडीएम, एंटी डंपिंग मेजर्स। अब हुआ क्या, मैं बताती हूँ आपको। एंटी डंपिंग मेजर्स, ये भी एक अग्रीमेंट था, ठीक। ये नंबर है 4, 5, 6, 7। तो एंटी डंपिंग मेजर्स, अब डंप करना क्या होता है? कुछ कंट्रीज इंटेंशनली क्या कर रही थी, दूसरी कंट्री की मार्केट को खराब करने के लिए अपने प्रोडक्ट वहां पर सस्ते में बेच रही थी। ठीक है। जैसे कि कंट्री ए जो है, इनमें एक टायर बनाया जाता है जिसका रेट वो रखते हैं 110 रुपए, और कंट्री बी में भी वो टायर बनाया जाता है और उनका रेट है 120 रुपए। अब लेकिन जब कंट्री बी में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है तो उसी टायर का जो रेट है वो रखती है 100 रुपए, और इसे बोलते हैं डंप करना। यहाँ पर कंट्री ए जो है वो अपना सामान डंप कर रही है, जिसकी वजह से कंट्री बी की डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो तो ये 100 रुपए वाला ही टायर खरीदेंगे, 120 वाला तो महंगा है इसलिए उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर एंटी डंपिंग मेजर्स बनाए गए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और अगर कोई भी कंट्री डंपिंग करती है, जैसे अगर कंट्री ए डंप कर रही है तो कंट्री ए के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा, सुनवाई होगी। और एक रूल बनाया गया, उन्होंने बोला कि जो कंट्री में उस प्रोडक्ट का जो अपना रेट है वो प्रोडक्ट
उस अपनी कंट्री में जिस रेट पे बिक रहा है उससे कम पे दूसरी कंट्री में नहीं बिक सकता। यानी कि ये जो 110 का टायर है ये 110 से कम पे नहीं बिक सकता, ये 110 का बिक सकता है, लेकिन 100 रुपए का या 110 से कम पे नहीं बिक सकता। उसके बाद है गैस, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो क्या था, हमको पता है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले गैट था, ठीक है, और गैट की जगह पे WTO आया। तो गैट जो था उसमें सिर्फ सामान की यानी गुड्स की ट्रेडिंग की बात थी, लेकिन सर्विसेज की ट्रेडिंग की बात नहीं थी। तो WTO के अंदर ये एग्रीमेंट बनाया गया और इसमें सर्विसेज को भी शामिल किया गया। कौन कौन सी सर्विसेज थी? पहली थी क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, जहां पर ना तो सर्विस देने वाले को ना ही सर्विस लेने वाले को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना पड़ता था। सिर्फ जो सर्विस है वही मूव होती थी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। जैसे कि टेलीफोन सर्विस, ठीक है, आपको अपनी कंट्री से आप करते हो, दूसरा अपने देश में बैठ के सुनता है। इंटरनेट सर्विस, सैटेलाइट सर्विस, ठीक, ये वाली। नेक्स्ट है कंजम्पशन अब्रॉड, जिसमें अगर आपको कोई सर्विस लेनी है तो आपको खुद वहां जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको स्विट्जरलैंड देखना है तो आपको स्विट्जरलैंड देखने के लिए खुद स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा, ठीक, स्विट्जरलैंड आपके पास नहीं आएगा। नेक्स्ट है कमर्शियल प्रेजेंस। कमर्शियल का यहाँ मतलब है कमर्शियल सेटअप या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब जैसे कि कोई बैंक है, ठीक है, मान लेते हैं आईबी बैंक, इसको अपनी सर्विस जो है वो दूसरी कंट्री में देनी है। अब इस बैंक को क्या करना पड़ेगा, दूसरी कंट्री में अपना एक कमर्शियल सेटअप लगाना पड़ेगा, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, ब्रांच बनानी पड़ेगी, और इस तरह से वो दूसरी कंट्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, जहां पर आपको सर्विस देने के लिए खुद दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको दूसरी कंट्री में इलाज करना है तो डॉक्टर को खुद जाना पड़ेगा। इस तरह से जो सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो अलग अलग कंट्री में कॉन्सर्ट्स करते हैं। कंजम्पशन अब्रॉड और प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन में ये फर्क है, कंजम्पशन अब्रॉड में आप सर्विस लेने के लिए जा रहे हो, सर्विस लेने के लिए जा रहे हो, और प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन में आप सर्विस देने के लिए जा रहे हो दूसरी कंट्री में, सर्विस देनी है आपको यहाँ पे। सर्विस देनी। तो ये थे सारे अग्रीमेंट, सारे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स जो WTO के अंडर लिए गए। अगर आपको समझ आया, इफ द वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, then kindly like the video, share the video and subscribe the channel.